के साथ अटैच होती है हमारी क्लेविकल बोन और वहां पे ज्वाइंट बनता है एक्रोमायोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें, बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लियोनाइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमेरस टू द फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। और उसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, उसके नीचे एक ग्लियोनाइड कैविटी होती है, एक कैविटी होती है जहां पे हमारा ह्यूमेरस होता है, यानी कि ह्यूमेरस यानी कि हाथ वाली जो बोन होती है ना, हाथ वाली बोन यानी कि हाथ वाली जो बोन ह्यूमरस वाला पार्ट होता है वो उसी के साथ ज्वाइंट हो जाता है और वहीं पे ज्वाइंट बना लेता है। ठीक है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में उसमें भी आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डल। The pectoral girdle attaches the upper limbs to the axial skeleton and provide attachment site for many muscles that moves the upper limbs। यानी कि जो पेक्टोरल गर्डल्स की जो बोन होती है वो क्या करती है, हमारे अपर लिम्स को ज्वाइन कराने का काम करती है, अपर लिम्स को ज्वाइन कराने का काम करती है और एक्सियल स्केलेटल को भी ज्वाइन कराने का काम करती है और प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द मेनी मसल्स, और बहुत सारी मसल्स को अटैच कराने का काम भी कौन करता है, पेक्टोरल गर्डल कराता है। यानी कि आपकी जो पीठ वाला पार्ट है, यानी कि आप देखेंगे स्कैपुला वाले पार्ट पे भी मसल्स होती है, यानी कि वो मसल्स कैसे अटैच होती हैं, तो जो भी उसमें प्रोसेस निकला हुआ होता है उसी के थ्रू मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, द सॉकेट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट अलाउ द अपर लिम्स आर्टिकुलेशन एंड डिग्री ऑफ मोबिलिटी। यानी कि जो सॉकेट प्रेजेंट हुआ होता है एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ग्लियोनाइड कैविटी में, वही सॉकेट क्या कराता है, अपर लिम्ब में मूवमेंट यानी ह्यूमरस को ज्वाइंट कराने का काम करता है, जिससे हमारा हाथ जो होता है प्रॉपर मूवमेंट कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपर लिम्स। पहला हमने पढ़ा था पेक्टोरल गर्डल, अब पढ़ेंगे अपर लिम्स। अपर लिम्स क्या होता है, तो ईच अपर लिम्स कंसिस्ट 30 बोन्स, इट इज द कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा अपर लिम्स होता है उसमें टोटल 30 बोन्स होती है। अभी आप लोगों को बताया हमने जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, तो उसमें कितनी बोन हो जाएंगी आप लोग बताइएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगी 4। 4 कैसे होगी, 2 क्लेविकल बोन हो जाएगी और 2 स्कैपुला बोन हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बोन कंसिस्ट इन द पेक्टोरल गर्डल इज 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बोन कंसिस्ट बाय द पेक्टोरल गर्डल। कौन कौन सी होती है, तो 2 क्लेविकल्स बोन होती है और 2 स्कैपुला बोन होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, 30 बोन्स हमारे अपर लिम्स जो 1 यानी कि ईच अपर लिम्ब, जैसे कि मान लीजिए एक हाथ की अगर हम बोन की बात करें तो उसमें 30 बोन होती है, तो हमारे 2 हैंड्स होते हैं ना, आप लोगों को पता है, आप लोगों के भी तो 2 ही हैंड्स होंगे, तो 2 हैंड्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी, तो 60। तो टोटल अपर लिम्स बोन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ईच अपर लिम्ब कंटेंस, तो 30 बोन्स ही आंसर जाएगा, क्योंकि ईच लगा दिया यानी कि प्रत्येक अपर लिम्स में कितनी बोन पाई जाती है, तो 30 पाई जाती है। लेकिन आपको कंप्लीट पूछ लिया जाए अपर लिम्स में कितनी बोन पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे 60। तो चलिए हम इसको याद बताते हैं, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला था आर्म्स, पहले होता है आर्म्स यानी कि जो ह्यूमरस वाला पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जहां पे आप लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, यानी कि जो भी आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी ना, जहां पे मस्कुलर आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी उसकी बात कर रहे हैं हम, वो वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं आर्म। ठीक है, ह्यूमरस इज द सोल बोन ऑफ द आर्म, इट इज द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट विद द ग्लियोनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। यानी कि ह्यूमरस वाला जो पार्ट होता है वही इसमें केवल आर्म में ह्यूमरस बोन ही होती है, जो कि प्रॉक्सिमली एंड पे यानी आर्टिकुलेट होती है किसके थ्रू, स्कैपुला के थ्रू। स्कैपुला में हमने बताया था ग्लियोनाइड कैविटी होती है, उसी के साथ जुड़ता है ह्यूमरस। और ह्यूमरस हेड कंसिस्ट ऑफ द लेजर ट्रॉन्ग tubercles and just inferior to the lateral greater tubercle, it helps in the muscle attachment। याद रखिएगा आप लोग कि ह्यूमरस के नीचे एक लेजर ट्यूबरकल्स होता है, ट्यूबरकल्स का मतलब एक उभार होता है, ठीक है, और इंफीरियर उसके नीचे पाएंगे तो उससे भी ज्यादा उभार होता है, यानी उससे ग्रेटर ट्यूबरकल्स होता है। इट हेल्प इन द मसल अटैचमेंट, जो कि मसल अटैचमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। जो भी ये उभार होते हैं यानी कि वो मसल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी ट्यूबरकल होता है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्यूबरकल्स का काम क्या होता है, तो मसल अटैचमेंट कराने का काम होता है किसका, ट्यूबरकल्स का। V-shaped deltoid tuberosity are present in the midway that provide the rough attachment site for the deltoid muscle of the shoulder। यानी कि वी शेप्ड की ये तो 2 ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हुए थे, लेजर ट्यूबरकल्स और ग्रेटर ट्यूबरकल्स। इसके अलावा वी शेप्ड का एक उभार पाया जाता है, यानी कि उसे बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। याद रखिएगा, डेल्टॉइड टर्म भी कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डेल्टॉइड टर्म्स जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस बोन से। याद रखिएगा आप लोग। तो वहां पे क्या होता है, एक वी शेप्ड की उभार होती है, वो भी क्या होती है, मसल अटैचमेंट का ही काम करती है, और वहां पे जो मसल्स अटैचमेंट होती है उसे बोलते हैं डेल्टॉइड मसल, और इंजेक्शन आप लोगों को उसी में
में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आम वाला पार्ट। आम में कितनी बोन होती है? तो एक बोन होती है। कौन सी होती है? ह्यूमरस। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर आर्म। फोर आर्म मतलब आम के बाद, आम के बाद कौन होता है? फोर आर्म। फोर आर्म में क्या होता है? फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल बोन्स रेडियस एंड अल्ना, यानी कि दो बोन्स होती है रेडियस और अल्ना। देयर प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेटेड विद द ह्यूमरस एंड डिस्टल एंड फॉर्म ज्वाइंट विद द बोन्स ऑफ द रिस्ट। तो इसका जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ होता है ह्यूमरस वाले पार्ट से, यानी कि जो भी हमारा ह्यूमरस बोन है उससे अटैच होता है कौन? हमारा जो फोर आर्म वाली बोन होती है वो ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है, और जो लास्ट यानी डिस्टल वाला जो उसका पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारे रिस्ट बोन से, यानी जो कलाई वाली बोन होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। The radius and the ulna articulates with each other by the radio-ulnar joint and they connect along their entire length by the flat flexible ligament, the interosseous membrane। यानी कि जो रेडियस और अल्ना वाली जो हमारी बोन होती है वो एक दूसरे के साथ भी ज्वाइंट हुई होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुई होती है जो कि फ्लेक्सिबल लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट होती है और बनाती है इंटरोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों रेडियस और अल्ना दोनों क्या होती है? ज्वाइंट हुई होती है। अब कोई बहुत लोगों को डाउट होता है सर रेडियस कौन होती है और अल्ना कौन होती है? अब आप बताइए रेडियस और अल्ना कौन है? तो रेडियस आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो आप लोगों के अंगूठे के साइड है, यानी कि जो भी अंगूठे का, यानी कि पाम को क्या कर लीजिए, पाम को फैला लीजिए ऐसे, ऐसे पाम को फैला, मतलब कि ऐसे का मतलब ये होता है कि आप लोग नॉर्मली समझिए पाम को, जैसे मान लीजिए कुछ खाने के लिए जो आप पाम फैलाते हैं, ठीक है, पाम को आप फैलाइए, आप जिधर आपका थंब है, आपका जिस साइड थंब है उसी साइड क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, आप लोगों को बताया था एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की गई थी। अगर आप लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो जिस साइड आपका थंब आता है उस साइड तो रेडियस बोन होती है, और जिस साइड आपका लास्ट फिंगर आती है उसकी साइड होता है वो लास्ट फिंगर, उधर होता है अल्ना बोन। ठीक है, ये होता है इसका लोकेशन, आप लोग इसको इजीली जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे हैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द बोन। पहली बोन होती है कार्पल्स, यानी कार्पल कंसिस्ट ऑफ द 8 नंबर ऑफ बोन विच आर क्लोजली यूनाइटेड बाय द लिगामेंट। यानी कि कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन 8 नंबर में, टोटल 8 होती है आपकी, 8 होती है कितनी? कार्पल बोन। और उसमें क्या होती है? लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है, उसके हमने नाम भी दे रखे हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेक्वेट्रियम, पेसिफॉर्म। ये होती है 4 होती है, एक साइड में होती है। 4 जो होती है वो रेडियस और अल्ना साइड की तरफ होती है, और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट्स और हेमेट ये आपके मेटा कार्पल साइड की होती हैं। यानी कि आप लोगों को याद नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे तो बेटर ही होगा। आप लोग जितना पढ़ लेंगे उतना ही सब बेटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी जो भी आपका सिलेबस दिया है उसमें कितना पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें अगर आप जान जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा फ्रेंड्स। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, अगर आप लोगों को मैं बोन्स पढ़ाने बैठ जाऊं तो आप लोगों का कई महीने निकल जाएंगे लेकिन बोन्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। हाँ, इतना ही पढ़ाया इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है जितना आप लोगों के पॉइंट, जितना आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का अगर ऑनलाइन एग्जाम आ जाए तो उससे भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर रखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग एक बार एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखेंगे तो इजिली समझ में ये आ जाएगा बोन्स, और आप लोग इसको बार बार लिख के कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, तभी आप लोगों को ये बोन क्या होगा? रिवाइज हो पाएंगे और बोन इजिली याद हो पाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटाकार्पल्स के बारे में। मेटाकार्पल्स कंसिस्ट ऑफ द 5 बोन्स। The base of the metacarpal articulate with the carpal and head articulated with the phalanges of the finger। यानी कि जो मेटाकार्पल बोन होती है वो जुड़ी हुई होती है पोस्टीरियर, यानी पीछे वो जुड़ी हुई होती है कार्पल बोन्स के साथ, और आगे जो हमारा फैलेंजेस यानी कि जिसे हम उंगली बोलते हैं, फैलेंजेस यानी कि फिंगर बोलते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती है कौन? मेटाकार्पल बोन। तो फैलेंजेस की बात करें, फैलेंजेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स except for the thumb, each finger has 3 phalanges, distal, middle and proximal। The thumb has no middle phalanges। यानी कि बात करें phalanges आपकी टोटल बोन्स कितनी होती हैं? तो 14 phalanges बोन होती है। अब मेटाकार्पल आप लोगों को मैंने बताया 5 होती है, phalanges जो होती है वो 14 बोन होती है, 14 बोन होती है, यानी कि जो एक उंगली आपकी होती है उसमें 3 बोन होती है।
ठीक है। जो एक उंगली होती है आप लोगों की 3 बोन होगी। तो आप कहेंगे सर हमारे हाथों में तो 5 उंगली होती है, तो 5 यानी कि 5 3 15 यानी कि टोटल 15 बोन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो आपका थंब वाला पार्ट होता है उसमें केवल 2 ही बोन होती हैं। ठीक है। और वो 3 बोन कौन कौन से होते हैं? डिस्टल, मिडिल एंड प्रॉक्सिमल। यानी कि इस फिंगर में डिस्टल, मिडिल एंड प्रॉक्सिमल होता है, लेकिन आपके थंब वाले पार्ट में मिडिल फैलेंजेस नहीं होती है, यानी कि उसमें डिजिटल और प्रॉक्सिमल ही होता है। तो याद रखिएगा आप लोग को फैलेंजेस 14 होती है, मेटाकार्पल्स जो होता है 5 होता है, कार्पल्स जो होता है 8 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। पेल्विक गर्डल, पहले अभी हमने पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल और उसके बाद लोअर लिम्स के बारे में। पेल्विक गर्डल्स क्या होता है? Pelvic girdles consist of the irregularly shaped three separated bone during the childhood, the ilium, ischium and pubis। यानी कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम जो पेल्विक गर्डल हमारा होता है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें नाम दिया गया है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। आप लोग नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इन एडल्ट्स these bone are firmly fused and their boundaries are indistinguishable। यानी कि एडल्ट होने पे ये जो बोन होती है वो एक साथ क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है और इनडिस्टिंग्विशिबल हो, यानी कि इसको हम पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये सिंगल बोन में क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। ठीक है। ये होता है एडल्ट पे। नेक्स्ट अगर सबसे पहले हम बात करें इलियम की, द इलियम इज अ लार्ज फ्लैरिंग बोन दैट फॉर्म्स द सुपीरियर रीजन ऑफ द हिप बोन। यानी कि जो भी हमारा हिप वाला पार्ट होता है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इलियम के थ्रू बनता है। और द ब्रॉड पोस्टीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द इलियम, द ग्लूटियल सरफेस इज क्रॉस टू 3 रीजेस, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन टू द ग्लूटियल मसल अटैचमेंट। और जो इलियम होता है, इलियम पे क्या होता है? 3 लाइंस होती है, 3 रिज प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर। 3 लाइंस प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 उभार प्रेजेंट होते हैं जिसपे कि हमारा ग्लूटियल मसल्स अटैच होता है। ग्लूटियल मसल्स आप लोग को जानते ही होंगे, लार्ज मसल्स होती है जहां पे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। यानी कि जो हिप वाला पार्ट पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किसमें होता है? तो ये ग्लूटियल मसल्स ही होती हैं जहां पे उसको लगाया जाता है। तो ग्लूटियल मसल्स होती है अटैच किससे हुई होती है? तो इलियम्स बोन के थ्रू ही अटैच हुई होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें इस्चियम। इट इज द जनरल एल शेप्ड और आर्क शेप्ड बोन। It has a thicker superior body adjoining the ilium and thinner inferior ramus. The ramus join the pubis anteriorly। ठीक है। इसमें क्या होता है? एल शेप्ड बोन होती है और इट इज थिकर सुपीरियर बॉडी एडजॉइनिंग द, ये इलियम के साथ ज्वाइंट होती है, ये इलियम के साथ ज्वाइंट होती है तो ये थिक एक कवरिंग बनाती है, उसी के साथ क्या होती है? ज्वाइंट हो जाती है। और एक इंफीरियर, और जो आगे वाला पार्ट होता है, एक तो हो गया सुपीरियर ऊपर से और नीचे इंफीरियर का मतलब नीचे वाले पार्ट से, यानी कि जो ऊपर से वो जुड़ी हुई होती है तो वो इस्चियम के साथ जुड़, यानी कि इस्चियम जो होती है ऊपर से इलियम के साथ जुड़ जाती है, यानी कि थिक लेयर बना के। और जो इंफीरियर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, थिनर होता है, उसे क्या बोलते हैं? रैमस बोलते हैं। उसके ज्वाइंट पार्ट को किससे होता है? रैमस बोलते हैं। और वही रैमस ज्वाइन कराता है प्यूबिस एंटेरियरली, आगे से रैमस ही ज्वाइन कराने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्यूबिस, इट फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन्स। यानी कि ये हमारा जो आगे वाला हिप पार्ट का आगे वाला पोर्शन होता है वो प्यूबिस बोन का बना हुआ होता है। इट इज वी शेप्ड बोन, और ये कैसा होता है? वी शेप्ड की बोन होती है। द बॉडी ऑफ द 2 pubis bone are joined by the fibrocartilage disc forming the middle pubis symphysis joint। यानी कि जो हमारी जो 2 pubis bone होती है वो भी एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती है और उसी को क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस भी बोलते हैं। प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और प्यूबिक सिम्फेसिस का वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। वो फाइब्रोकार्टिलेज का होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल नेचर होने के कारण उसका बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है। यही बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। ये हो गई 3 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यानी कि अब क्या हो गई? ये इसके टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है। ये हो जाएंगी टोटल 6 हो जाती हैं। ठीक है। 6 होती है लेकिन फ्यूज होकर क्या बना लेती है? एक ही बना लेती है। ठीक है। ये एक ही बन जाती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। द लोअर लिम्ब बोन, द लोअर लिम्ब बोन। Each lower limb consists of the 30 bones. It is divided into 3 segment। यानी कि जो हमारा लोअर लिम्स होता है वो 30 बोन से मिलकर बना होता है, यानी ईच लोअर लिम्स जो होता है 30 बोन से मिलकर बना होता है। अगर आपका पूरा टोटल लोअर लिम्स बोला जाए कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है तो आप आंसर देंगे 60। ठीक है। तो उसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है थाई वाला पार्ट। थाई वाला पार्ट यानी कि जैसे उसमें आर्म पड़ा था, आर्म, फोर आर्म, उसके पास पड़ा था हैंड, इसमें भी पढ़ेंगे हम थाई।
The femur is the sole bone of the thigh. It is the longest, largest bone of the body. Its length is the roughly 1/4 of the person height. इसमें क्या होता है, एक फीमर बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी की, और वही प्रेजेंट होती है, और ये लार्जली यानी कि 1/4 यानी आपकी जितनी हाइट है उसका 1/4 पार्ट इतनी लंबी हुई होती है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी अगर कुछ भी मान लीजिए आप अपनी हाइट मान लीजिए उसका 1/4 निकाल लीजिए, तो वो आपकी बोन उतनी, थाई बोन उतनी ही लंबी होगी। Proximally the femur articulate with the hip bone, the ball like head of the femur had small central pit called the fovea capitis। यानी कि जो proximally यानी कि जो हमारी फीमर बोन होती है, वो तो पहली बात की हमारा जो pelvic girdle होता है उस पे एक प्रेजेंट होती है कैविटी, उसमें जाके फिट होती है। ठीक है, उसके साथ क्या करती है, ज्वाइंट कराने का काम करती है, उसी का बोलते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा जो फीमर बोन का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उस पे एक गड्ढा पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया कैपिटिस। तो मेन आप लोगों को याद रखना है, फोबिया कैपिटिस किसका पार्ट है, तो पार्ट है वो किसका, यानी कि फीमर का। ठीक है, वो फीमर का है। दिस थाई कंसिस्ट ऑफ द लेटरल ग्रेटर ट्रोंकेंटर एंड द पोस्टीरियर मेडियल लेजर ट्रोंकेंटर। उसी प्रकार से ट्यूबरकल आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, उसमें ह्यूमरस में। इसमें क्या था, ट्रोंकेंटर है, एक ग्रेटर ट्रोंकेंटर होता है, एक लोजर ट्रोंकेंटर होता है। इसका काम क्या होता है, मसल अटैचमेंट कराने का। दिस प्रोजेक्शन सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द थाई मसल, यानी कि थाई मसल्स को अटैचमेंट कराने का काम कौन करता है, तो यही ट्रोंकेंटर्स काम करते हैं मसल अटैचमेंट कराने का। नोट पॉइंट लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी नोट पॉइंट आ जाए आप लोग समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द पटेला इज द कप शेप्ड बोन इनक्लोज्ड इन द टेंडन दैट सिक्योर्स द एंटीरियर थाई मसल्स टू द टिबिया। यानी कि ये पटेला एक कप शेप्ड बोन होती है, एक कप शेप्ड बोन होती है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में आप लोग बोलते हैं चक्की, चक्की भी बोल देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि दो बोन को जोड़ने की जो ये बीच में होती है चक्की, उसी को चक्की बोलते हैं। वो चक्की नहीं होती है, बेसिकली वो होता है पटेला बोन। ठीक है, वो पटेला बोन होती है, वो कप शेप्ड बोन होती है। और ये क्या करती है, थाई वाली जो बोन होती है, थाई बोन का नहीं मतलब फीमर, और जो हमारा उसके नीचे वाला पार्ट होता है टिबिया और फिबुला पार्ट, उसको ज्वाइंट कराने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द नी जॉइंट एंटीरियरली एंड इंप्रूव द लिवरेज ऑफ द थाई मसल्स एक्टिंग अक्रॉस द नी। और ये क्या करती है, जो नी होता है यानी कि जो भी हमारा घुटना वाला ज्वाइंट बनता है, घुटना वाला बनता है ज्वाइंट, वहां पे मसल अटैचमेंट कराने का काम भी कौन करता है, तो पटेला बोन ही करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी होता है एक बोन। नंबर ऑफ बोन्स में इसकी एक होती है। अगर दोनों पैरों में बात करें तो टोटल 2 नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगी। नेक्स्ट लेग की बात करें, the leg consists of the two parallel bones tibia and fibula. These bones are connected with each other by the help of the interosseous membrane। यानी कि टिबिया और फिबुला भी एक साथ जुड़े हुए होते हैं। वो किसके थ्रू होती है, तो इंटरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों जुड़े हुए होते हैं। Proximally tibia attached to the femur bone and distally talus bone of the foot of the ankle। यानी कि टिबिया ही होती है जो कि प्रोक्सिमली जुड़ी हुई होती है किसके साथ, टिबिया जुड़ी होती है प्रोक्सिमली हमारे फीमर के साथ, और डिस्टली जुड़ी हुई होती है जो हमारा एंकल होता है, एंकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो फुट में पढ़ेंगे आप, अभी फुट पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें जो एंकल होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। उसमें कौन सी बोन होती है, टैलस। उस टैलस बोन के साथ कौन जुड़ा होता है, टिबिया जुड़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया यहाँ तक लेग वाला पार्ट। ठीक है, अब आप लोगों से पूछेगा कोई कि टिबिया कौन सी होती है, फिबुला कौन सी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है फ्रेंड्स। जो आपके थंब वाले पार्ट की तरफ होती है जो भी बोन है, उसे हम बोलेंगे टिबिया, और उसके अदर साइड वाली जो बोन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फेब्यूला। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, आप इजिली उसको बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फुट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 बोन्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल और phalanges। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द 7 bones that forms the posteriorly half of the foot. Body weight is carried primarily by the 2 लार्जेस्ट पोस्टीरियर टार्सल। यानी जो टार्सल बोन होती है वो कितने नंबर ऑफ बोन्स होती है, 7। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा था अपर लिम्ब में कार्पल में 8 बोन थी, लेकिन यहाँ पे टार्सल है, टार्सल में कितनी बोन है, टोटल 7 बोन्स होती है। ठीक है, 7 बोन्स होती है, जो कि जिसका जो टार्सल्स वाला यानी कि जो टार्सल्स वाला पार्ट होता है वो अटैच करता है टिबिया के थ्रू। बॉडी वेट इज कैरिड प्राइमरली बाय द 2 लार्जेस्ट पोस्टीरियर टार्सल। यानी कि टार्सल बोन में जो कि 2 बोन्स टार्सल्स होती हैं उसको ज्वाइंट कराने का, यानी कि वो लार्जेस्ट होती है, वही हमारे वेट को पूरा वियर करने का काम करती है, यानी कि वही जोड़ने का काम करती है किसको, टिबिया को। यानी कि जो टार्सल बोन होती है उसमें जो टिबिया अटैच होता है वो 2 टार्सल बोन जो होता है उसी के साथ ज्वाइंट होता है। टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन 7 होता है।
याद रखिएगा आप लोग, टोटल टार्सल बोन कितना होता है, 7 होता है ईच लोअर लिम्ब में, ठीक है। मेटाटार्सल की अगर बात करें, द मेटाटार्सल्स कंसिस्ट ऑफ द 5 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितना होता है, 5 होता है, और फर्स्ट मेटाटार्सल विच प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्टिंग द बॉडी वेट। और जो हमारा पूरा बॉडी वेट होता है वो किस बोन पे डिपेंड करता है, मेटाटार्सल के। तो जो फर्स्ट बोन होती है मेटाटार्सल की, उसी बोन पे डिपेंड करता है हमारा पूरा वेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें phalanges, 14 phalanges of the toes are present in the foot. These are the 3 phalanges in each digit except for the great toe in helix. The helix has only 2 proximal and distal, ठीक है। यानी कि हमारा जो phalanges होता है उसमें 14 बोन्स होती है टोटल। देयर आर 3 phalanges in the each, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जो हमारा एक यानी कि पैर की जो एक उंगली होती है उसमें 3 बोन्स होती है, ठीक है, 3 बोन्स होती है। लेकिन जो हमारा अंगूठा वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स जो होता है उसको हम केवल 2 ही बोन कंसीडर करते हैं। आपने ऊपर भी देखा था, अपर लिम्स में भी टोटल आपने अंगूठे और थंब में कितने 2 ही बोन्स कंसीडर किया था, और लास्ट में भी आप इसको 2 ही बोन कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया टोटल नंबर ऑफ बोन्स। 126 बोन किसमें थी, अपेंडिकुलर बोन में। अपेंडिकुलर बोन में आप लोगों ने टोटल 126 बोन पढ़ा कैसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसको बारे में, आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलिए रिवाइज करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, सबसे पहले हमने पढ़ा था पेक्टोरल गर्डर। जब हमने पेक्टोरल गर्डर पढ़ा था तो पेक्टोरल गर्डर में टोटल नंबर ऑफ बोन 4, ठीक है। उसके बाद हमने आया अपर लिम्स। अपर लिम्स में ईच अपर लिम्स में था 30, तो दोनों अपर लिम्स मिलाएंगे तो हो जाएगा 60, ठीक, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आते हैं पेक्टोरल गर्डर। तो पेक्टोरल गर्डर में 4 पढ़ लिया हमने, अपर लिम्ब में 60 बोन पढ़ ली। अब लोअर आएंगे यानी कि पेल्विक गर्डर में आएंगे, तो पेल्विक गर्डर में टोटल 2 बोन्स हो गई, वो हो गई 2 बोन्स। अब उसके बाद नीचे आएंगे लोअर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में टोटल 60 बोन, यानी कि 60 + 60 120, 4 पेल्विक गर्डर सॉरी पेक्टोरल गर्डर तो 124, और 2 पेल्विक गर्डर यानी कि 126 नंबर ऑफ बोन्स आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहां तक हमने एक्सियल और एपेंडिकुलर बोन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मूवमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है और कौन कौन से ज्वाइंट्स पाए जाते हैं और डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, बोर मत होइएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। Movement is the characteristic feature of the living organism by the movement of the limb, jaw, eyelids, tongue, etc. Human being performing the walking, running, climbing, flying, swimming, locomotion. Movement कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करना ही उसका कराता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप कहेंगे सर प्लांट तो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट के अंदर जो भी उसका न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो मूवमेंट करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन के पास लिम्ब होता है, जॉ होता है, आईलिड होती है, टंग होती है, वो क्या करती है, मूवमेंट्स करती है, और उसी के कारण ही हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, इसके अलावा स्विमिंग, लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बात करें, लोकोमोशन मूवमेंट आर द लिंक टर्म्स, बट लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों लगभग सेम टर्म है, लेकिन क्या अंतर होता है, देखिए लोकोमोशन आर मूवमेंट बट, ठीक है, बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशन हुए वो क्या है, मूवमेंट हुए, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब हुआ कि लोकेशन को चेंज करना, आपने अपने हाथों को हिलाया, यानी कि उसने मूवमेंट तो किया, लेकिन क्या लोकोमोशन में चेंज हुआ, नहीं। लेकिन अगर आप पैरों को हिलाएंगे यानी कि पैरों को चलाएंगे, तो यानी कि आपका लोकेशन भी हुआ, तो इसके साथ यानी कि लोकेशन भी चेंज हुआ, यानी कि लोकोमोशन भी हुआ, और पैरों का मूवमेंट भी हुआ, यानी कि मूवमेंट हुआ। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग फिर से दोबारा एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं फ्रेंड्स, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों का जरूर आंसर दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, तो 3 टाइप्स की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। सबसे पहला था अमियोबॉइड मूवमेंट, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट इन द ब्लड एग्जिबिट द अमियोबॉइड मूवमेंट, यानी कुछ हमारे बॉडी के अंतर्गत कुछ सेल्स होती हैं जो कि अमियोबॉइड से मूवमेंट शो करती है। अमियोबॉइड का मतलब अमीबा लाइक,
अमीबा जैसे मूवमेंट करता है उसी टाइप की अमीबिक मूवमेंट शो करती है। कौन कौन सी होती है? मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइड्स जो हमारे अंदर सेल पाई जाती है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। इट इज परफॉर्म बाय द स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया मतलब फाल्स फूट बना के, यानी फाल्स फूट की तरह ये क्या करती है? वर्क करती है। इसमें क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब एक जगह से प्रोटोप्लाज्म को दूसरी जगह धकेलते हैं। अब वहां से धकेलने की वजह से वहां पे वेट पड़ जाएगा और वहां से मूवमेंट होगी, फिर उसके बाद से उस प्रोटोप्लाज्म को ऐसे घुमाते रहते हैं और उसके साथ मूवमेंट करते रहते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक द माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटल, यानी साइटोस्केलेटन का मतलब जो भी हमारा स्केलेटल वाला पार्ट है उसी प्रकार का उनका भी साइटोस्केलेटल मटेरियल होता है। साइटोस्केलेटल मटेरियल होता है वो उनके मूवमेंट में हेल्प कराने का काम करता है। तो फर्स्ट मूवमेंट हो गया अमीबॉइड मूवमेंट। सेकेंड मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग इटीसी रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, जो भी हमारा लिम्स जॉ है वो मस्कुलर मूवमेंट शो करता है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लोकोमोशन, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है वो हमारा क्या होती है? उसकी इफेक्टिवली यानी इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी होती है, उसके कारण ही हम लोकोमोशन कर पाते हैं। अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग आर मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा बहुत सारी मूवमेंट्स जो होती है जो मल्टीसेलुलर द्वारा शो की जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट भी हमारी बॉडी के अंतर्गत होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। Ciliary movements occur in the most of the our internal tubular organ which are lined by the ciliated epithelium, यानी कि हमारी बॉडी के अंतर्गत बहुत जगह सिलियरी मूवमेंट होता है और वो कहाँ पे होता है? मेनली हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं, अभी नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी हमारा ट्यूबुलर हॉलो ऑर्गन्स होता है उसमें सिलियरी मूवमेंट होता है और वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम लगी हुई होती है। जब आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा एपिथेलियम का, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट पीछे जो वीडियो बनाए हैं यानी कि जो भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उसको भी आप इजीली उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सिलिया एंड ट्रैकिया हेल्प इन द रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है, और सॉरी जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो जब वो जो सीलिया होती है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। अब ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के कारण जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सीलिया में फंस जाते हैं और सीलिया में फंसने के कारण धीरे 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 वो ऊपर हमारे माउथ तक आ जाते हैं और माउथ के थ्रू हम जब क्या करते हैं तो यानी कि जो भी थूकते हैं वगैरह तो वहां से वो क्या हो जाता है? वो बाहर चला जाता है। ठीक है, पासेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरिया मूवमेंट, यानी कि जो ओवा होता है यानी कि ड्यूरिंग द जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है उसके जब ओवा यानी एग जब रिलीज होता है हमारी बॉडी यानी कि फीमेल बॉडी से जब एग रिलीज होता है तो वो किसके थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैसे जाता है? तो वो उसी सीलिया की वजह से ही जाता है, वो सिलियरी मूवमेंट के कारण ही ओवा जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। ठीक है, ये हो गया सिलियरी मूवमेंट। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसका आर्टिकुलेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं। द स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड एंथ्रोलॉजी, यानी ज्वाइंट की स्टडी को हम एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट मार्क कर लीजिएगा। रिप्लेसिंग डिजीज ज्वाइंट विद द आर्टिफिशियल ज्वाइंट इज कॉल्ड एंथ्रोप्लास्टी, यानी कि जब हम किसी भी डिजीज ज्वाइंट को हटा के उसको रिप्लेसमेंट करते हैं आर्टिफिशियल से तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ज्वाइंट आर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बोन्स ऑफ द बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, यानी ज्वाइंट क्या होता है? बोन और बोन के बीच का भी ज्वाइंट हो सकता है और बोन और कार्टिलेज के बीच का भी ज्वाइंट हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स आर यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द ज्वाइंट, जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं यानी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को कौन बियर करता है? तो ज्वाइंट के कारण ही हम उस फोर्स को लगा पाते हैं। अगर ज्वाइंट ना हो तो फोर्स के कारण जो हमारी हड्डियां होंगी वो टूट टूट के चूर चूर हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है। वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज द फल्क्रम, यानी कि एक तरह से फल्क्रम का मतलब होता है बहुत ही विशिष्ट का वर्क होता है, ज्वाइंट का एक फल्क्रम बहुत ही विशिष्ट वर्क होता है। आवर ज्वाइंट हैव टू फंडामेंटल फंक्शन, दे गिव टू स्केलेटल मसल मोबिलिटी एंड होल्ड इट टुगेदर, यानी कि पहला होता है यानी कि ज्वाइंट का दो वर्क होता है, पहला तो स्केलेटल मसल्स को अटैचमेंट कराने का काम करती है और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स को मूव कराने का काम करता है, यही होता है ज्वाइंट्स के दो वर्क। ज्वाइंट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ज्वाइंट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। अगर हम उसके फंक्शन बेसिस पे बात करें तो ज्वाइंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिन एंड थ्रोसेस,
इसमें क्या होता है, इट इज इमूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द फाइब्रस ज्वाइंट, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटल। जो सिनेथ्रोसिस होता है वो इमूवेबल टाइप का ज्वाइंट्स होता है और ये फाइब्रस ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है और इसमें ये मेनली एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। एम्फीएर्थ्रोसिस होता है, इट इज द स्लाइटली मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन द एक्सियल स्केलेटल। यानी कि ये जो होता है ये कार्टिलेजिनस टाइप का ज्वाइंट होता है और ये हमारे एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। डाइएथ्रोसिस क्या होता है, इट इज द मूवेबल डाइआर्थ्रियोसिस का होता है, इट इज द मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द साइनोवियल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट प्रीडोमिनेंट इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि ये जो ज्वाइंट होता है यह मेनली साइनोवियल टाइप्स ऑफ ज्वाइंट होते हैं और ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ज्वाइंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था सिनआर्थ्रोओसिस, यानी कि ये एक इमूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है और ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। और एम्फीआर्थ्रोसिस होता है जो कि स्लाइटली मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है और ये भी हमारे ये भी मूवेबल स्लाइटली मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है और ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है और ये एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डाइआर्थ्रियोसिस होता है जो कि मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है और ये जो होता है ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्वाइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो ज्वाइंट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। The structural classification mainly based on the material binding to the bone whether the not joint cavity present, यानी कि जो ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे ज्वाइंट डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा मटेरियल मिल के उसको ज्वाइंट कर रहा है उसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं और किसके किसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। यानी कि ज्वाइंट कैविटी किसके किसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो इसमें 3 टाइप्स के ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट और तीसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जिसपे साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसी में केवल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो उसको हम आगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। इन दिस ज्वाइंट बोन्स आर ज्वाइंट बाय द कोलिजिनस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। यानी कि फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो कोलिजिनस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट शो नहीं होती है। ये 3 जगह प्रेजेंट होता है। सूचर्स यानी कि जो हमारे ब्रेन में जो सूचर्स प्रेजेंट हुए होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, वो भी कोई मूवमेंट नहीं करता है। सिंडेस्मोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस होता है यानी कि प्यूबिक सिम्फेसिस वाला जो पार्ट होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है ये। और गोम्फोसिस मतलब जो कि आपका जो टीथ वाला पार्ट होता है, यानी कि जो भी एक टीथ आपका जिस जबड़े में जो होता है पैक होता है उसको हम बोलते हैं क्या, गोम्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है, इन दिस ज्वाइंट बोन आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज like fibrous joint, they lack the joint cavity and are not highly movable. This two type of the cartilage joint so, यानी कि कार्टिलेज ज्वाइंट में क्या होता है, ये 2 कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है और ये क्या होता है इसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। यानी फाइब्रस जो आप लोगों ने ज्वाइंट देखा उसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है उसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिनकॉन्ड्रोओसस, यानी द हाइलिन कार्टिलेज प्लेट आर ज्वाइंट द बोन टू ईच अदर। यानी इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है जो एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट कराने का काम करता है और इसका एग्जांपल है ज्वाइंट बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब्स एंड द मेनुब्रियम। यानी कि जो भी हमारा स्टर्नम का मेनुब्रियम वाला पार्ट होता है और रिब्स वाला पार्ट जो अटैच हुआ होता है वो होता है सिनकॉन्ड्रियोसिस टाइप का ज्वाइंट बनाता है। नेक्स्ट आता है सिम्फाइसियस, एग्जांपल इसका है ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि जो भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में जो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से जो जुड़ी हुई होती है वो भी कार्टिलेजिनस टाइप का ज्वाइंट होता है और उसे बोलते हैं सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस ऑफ पेल्विस। यानी कि जो प्यूबिक सिम्फेसिस होता है वो भी एक टाइप का कार्टिलेजिनस टाइप का ही ज्वाइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट क्या होता है। साइनोवियल joint are characterized by the presence of the fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. This arrangement permits the considerable movement. साइनोवियल ज्वाइंट ऐसा टाइप का ज्वाइंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट यानी कि इसमें मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इजीली होती है। ठीक है, साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट होती है और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है।
ठीक है, इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। साइनोवियल कैविटी कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लीपरी साइनोवियल फ्लूइड ऑक्यूपाई ऑल द फ्री स्पेसेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल। इसमें क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइंट होती है, तो वो क्या होती है, एक कैप्सूल के अंतर्गत एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर से एक बोन ज्वाइंट होती है और एक कैप्सूल के नीचे से एक बोन ज्वाइंट होती है, और बीच में जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और वही उसमें मूवमेंट कराने का काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड हैज द विस्कस ड्यू टू द hyaluronic acid secreted by the cell in the synovial membrane। यानी कि जो भी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वही सिक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड, और वो क्या होता है, किस कैसा नेचर का होता है, hyaluronic एसिड होता है। वो क्या होता है, hyaluronic एसिड होता है, बट इट थिन्स एंड बिकम लेस विस्कस ड्यूरिंग द ज्वाइंट एक्टिविटी। जब ज्वाइंट आपका वर्क होने लगता है तो वो क्या होता है, लेस विस्कस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जेसीबी मशीन, ठीक है, जेसीबी मशीन बेसिकली किस पे, प्रेशर पे काम करती है, तो उसका जो भी ज्वाइंट वाला पार्ट होता है, यानी कि जो भी प्रेशराइज करने वाला वर्क काम होता है, वहां पे क्या डाला होता है, वहां पे क्या होता है, ऑयल का प्रेजेंट होता है, और वो ऑयल क्या करता है, ऑयल का काम होता है क्या, उसको स्लिपरी बनाना। ठीक है, स्लिपरी बनाना यानी कि ज्वाइंट को स्लिपरी बनाना। उसी प्रकार हमारी बोन्स में भी होता है, जब दो बोन्स ज्वाइंट होती है, जब कैप्सूल होता है उनके बीच में, तो उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, दो बोन्स को एक दूसरे के रगड़ से बचाता है और मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो कंसिडरेबल मूवमेंट हमें करानी होती है वो कराने का काम करता है। यानी याद रखिएगा आप लोग कि फाइब्रस ज्वाइंट में कोई कैविटी नहीं होती है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट उसमें भी कोई कैविटी नहीं होती है, लेकिन जो साइनोवियल ज्वाइंट होती है उसमें कोई कैविटी होती है और उसमें ही साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है, साइनोवियल ज्वाइंट में ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट साइनोवियल ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी पार्ट्स, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें भी फर्दर साइनोवियल ज्वाइंट को भी डिवाइड किया गया है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द हेड ऑफ वन ball and socket joint, the head of one bone is ball shaped and articulated with the cup shaped socket of the another bones। यानी इसमें क्या होता है, एक जो बोन होती है वो क्या बनाती है, सॉकेट बनाती है, और दूसरी बोन का जो हेड होता है उसमें फिट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, बाल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, यानी कि जिस टाइप का आप मूवमेंट चाहते हैं उस टाइप का मूवमेंट करा सकते हैं। बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, यानी जो आपका ह्यूमरस वाला पार्ट होता है, यानी कि ह्यूमरस जो हैंड वाले में ह्यूमरस जो बोन होती है वो पेक्टोरल गर्डल से जो ज्वाइंट होती है उसी बोलते हैं। बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल, जो आपकी फीमर और पेल्विक गर्डल होता है उसमें भी ज्वाइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें हिंज ज्वाइंट। द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन fit together like the hinge on the door and movement is there for restricted flexion and extension। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्रकार से जो हिंज आप लोगों ने डोर का दरवाजा देखा होगा आप लोगों ने, तो दरवाजे में क्या होता है, एक सपोर्ट के थ्रू दरवाजा बंद होता है खुलता है, उसी प्रकार से ये हिंज ज्वाइंट होता है हमारी बॉडी में। एक पर्टिकुलर ही क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसमें फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, बस ये दो टाइप की मूवमेंट होती ही है इसमें। इसका एग्जांपल है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट और इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट इसका एग्जांपल होता है। एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल से लेके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल। नेक्स्ट बात करें ग्लाइडिंग ज्वाइंट। द आर्टिकुलर सरफेस आर द फ्लैट आर वेरी स्लाइटली कर्व एंड स्लाइड ओवर वन अनदर, बट द amount of movement possible in very restricted this group of the joint is least movable at the synovial joint। यानी कि ये जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है एक दूसरे पे ग्लाइड यानी कि स्लाइड करके जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथों में क्या कार्पल्स बोन है, एक कार्पल्स बोन दूसरे कार्पल्स बोन के पास क्या करती है, स्लाइड करती है। अब स्लाइड करके जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोल देते हैं। उनके बीच में जो ज्वाइंट बना उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी बोल देते हैं, और ये सबसे लीस्ट मूवेबल होता है। याद रखिएगा कि साइनोवियल मूवमेंट में बहुत सारी मूवमेंट होती है, लेकिन सबसे कम मूवमेंट किस ज्वाइंट में होती है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में सबसे कम मूवमेंट होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बिटवीन कार्पल बोन्स, बिटवीन टार्सल बोन और बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी एंड कार्टिलेजिनस डिस्क। जो भी हमारी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है और वर्टिब्रल बॉडी जो होती है, यानी वर्टिब्री की जो बॉडी होती है और जो हमारा डिस्क लगा होता है कार्टिलेज का, उसके बीच में भी यही होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट बात करें पाइवट ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट अलाउ अ बोन और अ लिम्ब टू द रोटेट, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लिम्ब को रोटेट कर सकते हैं। ऑन बोन फिट टू अ हुप शेप्ड लिगामेंट दैट होल्ड इट क्लोज
another bone in allow in the rotate in the ring, यानी कि ये उसको क्या कर सकता है, इजिली रोटेट करने का काम करता है। और इसका एग्जांपल है एटलस एंड एक्सिस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी कि जो भी आपके एटलस और एक्सिस, यानी कि जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर कितना होता है 7, जो उसमें से 2 होती है एटलस और एक्सिस, ठीक है। उसके बीच में तो ज्वाइंट बनता है वो होता है पाइवट टाइप का ज्वाइंट होता है, जिससे आपका एक पॉसिबल मूवमेंट हो सके, ठीक है, ये होता है पाइवट ज्वाइंट। नेक्स्ट आगे बात करें condyloid joint. A condyle is a smooth rounded projection on a bone and is a condyloid joint. It sits with cup shaped depression on the other bone. इसमें condyle joint भी क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है फिट हो जाता है, लेकिन ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या होता है डिफरेंट होता है। इसे क्या होता है कॉन्डिलाइड जॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल इसका है मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, जो आपका मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में ज्वाइंट बनता है वो कॉन्डिलाइड जॉइंट का ज्वाइंट बनता है। मेटाटार्सल और फैलेंजेस के बीच में भी, और कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन, यानी कि जो आपकी टेम्पोरल बोन यानी कि जो आपकी कनपट्टी की जो बोन है वो मैंडिबल के साथ जुड़ी हुई होती है कॉन्डाइलर ज्वाइंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट सैडल ज्वाइंट की अगर बात करें, the articulating bone fit together like a man sitting on the saddle. The most important saddle joint is the base of the thumb between the trapezium of the wrist and the first metacarpal bone. तो क्या होता है सैडल ज्वाइंट, क्या होता है सैडल ज्वाइंट बेसिकली आपके थंब में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपकी मेटाकार्पल बोन होती है, मेटाकार्पल बोन होता है, उससे क्या होता है आप अपने थंब को क्या कर सकते हैं पूरा रोटेट करा सकते हैं कि नहीं, रोटेट इजीली करा लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट मेटाकार्पल जो आपका बोन होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है और रिस्ट की जो आपकी ट्रेपेजियम बोन होती है उसी के साथ ये क्या होता है ज्वाइंट बना हुआ होता है, ठीक है, उसी के साथ ये ज्वाइंट हुआ होता है। इसलिए आप इजीली अपने जो अंगूठा होता है उसको सभी जगहों पे अपनी सभी फिंगर को आप टच करेंगे और अंगूठे से टच कर लेंगे, क्यों, क्योंकि सैडल ज्वाइंट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द बोन एंड ज्वाइंट। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो बोन और ज्वाइंट्स में होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट के इन्फ्लेमेशन को ही हम बोलते हैं आर्थराइटिस। अब आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज द क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी autoimmune disorder in which the body immune system attacks its own tissue, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट वर्क करने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं ऑटोइम्यून बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसी के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी काम करने लगे उसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण हमारी बॉडी खुद होती है, इसमें कोई किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसका कारण हमारी बॉडी खुद ही होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिगिंस विद द इन्फ्लेमेटरी ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द अफेक्टेड ज्वाइंट, यानी कि जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो वहां की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है और क्या हो जाती है, फूल जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी सेल माइग्रेट इनटू द ज्वाइंट कैविटी फ्रॉम द ब्लड एंड अनलीश release to inflammatory chemicals that destroy the body tissue which release in the large amount। जब इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जो इन्फ्लामेटरी सेल प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करते हैं ब्लड से होते हुए जो हमारी साइनोवियल कैविटी थी उसमें प्रेजेंट हो जाती हैं और वहां पे जाके क्या करती हैं, वहां के जो टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज करने लगती है, डैमेज कर देती है जब वो लार्ज अमाउंट में हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है उसकी परेशानी बढ़ती जाती है, यानी कि इनिशियली अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है अगर पता चल जाता है तो आप उसका इलाज करते हैं, लेकिन अगर बाद में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर लंबा समय हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो होती है उसकी परेशानियां जो होती है वो बढ़ती हुई जाती है, क्योंकि उसका अमाउंट जो होता है ना, जो सेल्स होती हैं वो माइग्रेट सेल यानी इन्फ्लेमेटरी सेल होती है वो इंक्रीज होती जाती है और बॉडी टिश्यूज को नाश करने मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फॉर द रूमेटॉइड ट्रीटमेंट मेनी स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हेल्प इन द डिक्रीजिंग, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज किया जाता है जिससे हम पेन को कवर कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। मोर पावरफुल एंटी इम्यून, इसमें क्या मेनली वर्क करता है मोर पावरफुल इम्यून सप्रेसेंट ड्रग, यानी कि एंटी यानी कि इम्यून सप्रेसेंट, जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है उसको सप्रेसेंट करने का काम करती है वो होती है मीथोट्रेक्सेट एक्ट एज द स्लो द ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो भी हमारा ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसको कम करने के लिए मेथोट्रेक्सेट जैसे ड्रग्स का यूज करते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस
This is a degenerative non-inflammatory disease that result in the pain and restricted movement of the affected joints, in which the progressive loss of degeneration of the articular cartilage resulting in the सिस्ट फॉर्मेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये एक तरह से नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है लेकिन पेन तो होता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इससे भी क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है और कार्टिलेज जो भी कार्टिलेज हमारे ज्वाइंट को जोड़े हुए हैं वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे हटने लगते हैं, यानी कि वहां से हटने लगते हैं और वहां पे गांठ बन जाती है। ठीक है, वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे लिमिटेड मोशन होने लगती है, डिफॉर्मिटी एंड प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी एट द मार्जिन ऑफ द ज्वाइंट, और जो ज्वाइंट का मार्जिन होता है वहां पे उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन में आर मे नॉट बी प्रेजेंट इन द अफेक्टेड ज्वाइंट। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में आर मे नॉट बी प्रेजेंट होता है, बेसिकली इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं ही होती है। याद रखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार से नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बोन का। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हमने पढ़ लिया ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सोरियोसिस आर्थराइटिस। सोरियोसिस इज द वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर नोन एज द स्पेंडोलोआर्थोपैथीज, यानी कि सोरियोसिस यानी कि एक डिसऑर्डर होता है हमारे बोन्स का जिसको हम स्पेंडाइलोआर्थोपैथीज भी बोलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस इफेक्ट सम पीपल हु हैज द सोरियोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैचेज स्किन टॉप विद सिल्वरी स्केल्स एट द ज्वाइंट पॉइंट्स। यानी इसमें क्या होता है कि सिल्वरी स्केल्स और स्किन का जो टॉप पॉइंट होता है वहां पे पैचेज आ जाने लगते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होने लगता है, रेडनेस आने लगती है, वहां पे रेडनेस जो ज्वाइंट वाला पार्ट होता है वहां पे आप लोगों को सोरियोसिस हो जाए तो वहां पे क्या होता है, रेडनेस आने लगती है, वहां पे बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है और वहां पे क्या कभी कभी तो स्वेलिंग हो जाती है और वहां से वो ज्वाइंट क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सोरियोसिस आर्थराइटिस भी बोलते हैं। अब आता है बर्साइटिस। Bursitis is a painful condition that affects the small fluid filled sac called bursae। यानी कि बर्साइटिस जो होती है एक पेनफुल कंडीशन होती है जो कि स्मॉल फ्लूइड, यानी कि जो भी आपका ज्वाइंट था वहां पे एक स्मॉल फ्लूइड कंटेंट हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, वर्सई बोल देते हैं। वर्सई एंड फाइब्रस सैक लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग द साइनोवियल फ्लूइड। इसमें क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड कंटेन कर रही है उसी के पास में होता है ये वर्सई जो होता है एक फाइबर्स की तरह हो जाता है और वहीं पे क्या बना लेता है, एक फ्लूइड भर जाता है, वो सिस्ट की तरह बना लेता है जिससे बहुत ज्यादा ही पेन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द बर्साइटिस इज द शोल्डर, एल्बो एंड हिप, और इसका सबसे कॉमन जगह कौन कौन सा है, शोल्डर, एल्बो और हिप वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाउट। गाउट बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा डिजीज, यानी कि बहुत ज्यादा ही ज्वाइंट डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा ज्वाइंट डिसऑर्डर होने वाला लगभग हमें लगता है कि गाउट ही होगा। बहुत सारे लोगों को गाउट होता है, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। यूरिक एसिड इज द नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज ऑर्डिनरली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन विदाउट एनी प्रॉब्लम। यूरिक एसिड हमारी बॉडी से जो भी एक्सक्रेटा मटेरियल होता है वो मेनली यूरिक एसिड या यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इजिली हमारे शरीर से पास आउट हो जाता है। बट however, when blood level of the uric acid rise excessively, it may deposit at the needle shaped urate crystal in the soft tissue of the joint। और किसी कारणवश अगर हमारे बॉडी से यूरिक एसिड पास नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी कारणवश अगर हमारी बॉडी से यूरिक एसिड पास नहीं होगा तो वो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अब क्या होता है, गाउट इज द फॉर अब वो इकट्ठा होने लगता है। अब जैसे ही वो इकट्ठा होगा तो वो वहां पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी उसको क्या करेगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब डिस्ट्रॉय करेगा तो जो हमारा ज्वाइंट में पेन, उसके बाद इन्फ्लामेशन, ये सब होना क्या है, लाजमी होता है। ठीक है, गाउट इज फार मोर कॉमन इन मेन देन इन वोमेन बिकॉज मेन नेचुरली हैव द हायर ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड। जो गाउट होता है वो मेन में ज्यादा होता है वोमेन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ह्यूमन जो ब्लड यानी कि हायर ब्लड लेवल ऑफ द यूरिक एसिड, यानी जो मैन होता है, मैन में ब्लड यानी यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है, इसलिए मेन में ये कॉमन रोग होता है। Untreated gout can be very destructive the articulating bone in fuse and immobilize the joint। यानी कि जो भी अनट्रीटेड गाउट्स होता है वो वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और आर्टिकुलेटिंग बोन इनफ्यूज एंड इमोबिलाइज द ज्वाइंट, और क्या होता है, ज्वाइंट को क्या कर देती है, इमोबिलाइज बना देती है, यानी कि वो उसको मोबाइल नहीं, यानी कि वो ज्वाइंट से को क्या कर देती है, पूरी तरह से खराब कर देती है। आप सिंपली समझे कि जब गाउट्स हो जाता है तो वो ज्वाइंट्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉलो लीडिंग टू द एकोनाइजिंग पेनफुल अटैक ऑफ द गाउटी अर्थराइटिस और गाउट। यानी कि एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब आपको गाउट हो जाएगा, यानी कि जो भी गाउट वाले
पेशेंट होंगे आप देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा और एगोनाइजिंगली, यानी कि एगोनाइजिंगली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक जो होता है, पेनफुल, यानी कि पेन होता है वहां पे। द इनिशियल अटैक टिपिकली अफेक्ट द जॉइंट ऑफन एट द बेस ऑफ द ग्रिड टोज। इनिशियल अटैक इसका कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनली जो हमारा ग्रिड टोज वाला पार्ट होता है, यानी कि ग्रिड टो वाला पार्ट होता है, वहीं पे इसका बहुत ज्यादा ही इफेक्ट होता है, जिसको आप एडी बोलते हैं ना, एडी वाला पार्ट होता है, वहीं पे बहुत ज्यादा ही ये होता है। ठीक, पेशेंट आर एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसमें जो अगर पेशेंट को क्या किया जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए बोला जाता है। टू अवॉइड द एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, और बोला जाता है कि आप अल्कोहल का कंजप्शन कम कीजिए। इसीलिए सभी बोलते हैं कि अल्कोहल का कंजप्शन कम किया कीजिए। कोई भी हो उसको आप सलाह दीजिए कि अल्कोहल का कंजप्शन कम करे, क्योंकि अगर हो गया एक बार गाउट, यानी कि एक बार गठिया हो गया, तो आप गठिया हो जाएंगे फिर। ठीक है, अगर एक बार अल्कोहल पीने की वजह से गठिया हो गया तो वो आदमी भी गठिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अल्कोहल कंजप्शन से बचें या और दूसरे किसी को भी अल्कोहल कंजप्शन से रोकें। ठीक है, सेवरल ड्रग्स, कोल्चिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ग्लाइकोकॉर्टिकोसाइड एंड अदर टर्मिनेटेड प्रिवेंट द गाउट अटैक। यानी कि जो कोल्चिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और अदर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, वो गाउट अटैक्स को रोकने के लिए बस हेल्प किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अल्कोहल का यूज कम किया करें या करने की सलाह दें। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ द फ्रैक्चर। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन की मास होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, यानी कि जो बोन होती है उसका जो मास होता है वो कम होता जाता है, यानी बोन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती है। इट इज वाइडली सीन इन द फीमेल देन मेल, यानी कि ये फीमेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है देन द मेल ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी कि फीमेल एस्ट्रोजन में सीक्रेट होता है, आप लोगों को पता होगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और वही क्या करता है, अगर वो रिलीज ना हो तो जो फीमेल की बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो सकती है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब एज ढल जाती है लोगों की, यानी कि जब फीमेल की एज ढल जाती है ज्यादा, तो उसमें बोन फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा ही कम होता है। अगर मान लीजिए अगर एडल्ट में देखा जाए तो एडल्ट फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल सही होता है, इसलिए बोन फ्रैक्चर्स के चांस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बुजुर्ग, यानी कि किसी फीमेल यानी कि एजेड फीमेल में देखा जाए तो वहां पे बोन फ्रैक्चर के चांस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन के लेवल के कारण ही होता है। पैगेट्स डिजीज होता है। पैगेट डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ द बोन रिमॉडलिंग वेयर द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन बोन building and the bone breakdown becomes deorganized and both osteoclast and osteoblast cell, ठीक है, becomes abnormality active। पैगलेट डिजीज क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या होती है, जो हमारी बोन पहले उसका स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाता है, रीमॉडलिंग हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर में क्या होती है, चेंजेस आने लगते हैं। और ये चेंजेस किसके कारण आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि न्यू बोन फॉर्मेशन होने लगता है, और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब भी लगभग सेम ही होता है कि जो जनरेटिव बोन सेल्स होती है वो फिर से नई बोन्स बनाने का काम करने लगती हैं, जिससे वो एबनॉर्मली एक्टिव हो जाती हैं और बहुत सारे बोन मास बनने लगते हैं, जिससे कि हमारा जो बोन होता है पहले जो नॉर्मल पोजीशन में था, अब वो क्या हो जाता है, रीमॉडलिंग हो जाता है, यानी कि उसका साइज और शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। द बोन डिपोजिटेड इज सॉफ्ट एंड स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल, दिस प्रेडिस्पोजेस टू द डिफॉर्मिटी एंड फ्रैक्चर कॉमनली टू द पेल्विस, फीमर, टिबिया एंड स्कल। और ये कहां पे मेनली देखा जाता है, पेल्विस, फीमर, टिबिया और स्कल वाले बोन में ही देखा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें लाइमी डिजीज। लाइमी डिजीज इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द स्पाइरोचिट बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द टिक दैट लाइव ऑन माइस एंड डियर। यानी कि लाइमी डिजीज होती है जो कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जो कि स्पाइरोचिट बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइस और डियर। अभी हाल ही में आप लोगों ने लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में सुना होगा, जो कि माउस के द्वारा फैलता था। इसी प्रकार से ये भी एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइस और डियर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये इस डिजीज का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी ये जानवर होते हैं इससे भी दूर रहने की कोशिश किया कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इट ऑफन रिजल्ट्स इन द ज्वाइंट पेन्स एंड आर्थराइटिस स्पेशली इन द नीज एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय द स्किन रैशेस, फ्लू लाइक सिम्टम एंड द फॉकिंग थिकनिंग्स। ठीक है, इसका जो सिम्टम आता है वो क्या होता है, स्किन रैशेस, फ्लू लाइक सिम्टम्स आने रिलीज, फॉगी थिकनिंग होने लगेगी। एंटीबायोटिक थेरेपी इज यूजफुल ट्रीटमेंट, और इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक थेरेपी ही यूजफुल होती है।
Reiter's syndromes, these syndromes may be precipitated by the chlamydia trachomatis infections that affected joints are usually those by the lower limb. ये क्या होता है, राइटर्स सिंड्रोम्स होता है, इसमें क्या होता है, क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस एक इन्फेक्शन होता है, ये क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस होता है जिसके द्वारा इन्फेक्शन फैला होता है और वो लोअर लिम्ब को ही मेनली क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे बहुत सारी पेनफुल स्वेलिंग्स हो जाती है, इन्फ्लेमेशन एंड ज्वाइंट क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपने पूरे